जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस का। कुल मिला के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 के एग्जाम में और सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे। देख सकते हैं हमारे पीछे ये है 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। इसमें कुल 32 पृष्ठ है, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको पेपर मिलने वाला है उसमें क्वेश्चन जो पेज का संख्या 32 रहेगा। सर ये हमारे 2025 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो आपको बता दें कि बाबू जितने भी PYQs हैं 2022, 23, 24 से पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए हम लोग बीच बीच बात करते चलेंगे। ये आपका क्वेश्चन था 2024 का, देख सकते हैं, और ये कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन है कि सारे ही क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे। और यहां से हम लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया था। मैं इस क्वेश्चन में हिंदी और दोनों ही और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन 2024 में जो पूछा हुआ था सर, ध्यान समझेंगे। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। वर्क डन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है सर, यानी जो किया गया कार्य का जो विमीय सूत्र है वो किसके बराबर है, किसके इक्वल है। सबसे पहले सर ये बताइए ना कि वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है। आप लोगों ने पढ़ा है बाबू कि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। जो फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट का होता है L, तो इसको हम कह सकते हैं कि वर्क का होता है ML²T-2। ये हमारा जो है वर्क डन का डायमेंशन है। हम आपको यहां से दो क्वेश्चन साथ साथ बता रहे हैं। अगर वर्क डन का डायमेंशन पूछा तो ये होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये पूछ सकता है आपसे। दूसरा बोला कि अगर ये होता है तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा है जो वर्क करते हैं सर वो एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, यानी किए गए कार्य से ही ऊर्जा का पता चलता है। तो इस ऑप्शन में आइए ऊर्जा कहां है, एनर्जी कहां है। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है ऊर्जा, यानी एनर्जी का बात कर रहा है। तो बाबू क्या समझे कि कार्य का जो विमीय सूत्र होगा, कार्य का जो विमीय सूत्र होगा सर वो किसके इक्विवेलेंट होगा, ऊर्जा के इक्विवेलेंट होगा, एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। 2024 का दूसरा और धमाकेदार सवाल क्या था। तो ये सवाल जो है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका खास बात ये है कि ये क्वेश्चन हर ईयर में ही पूछा है। आप 2022 उठा के देख लो, 23 देख लो, 24 देख लो, मॉडल पेपर देख लो, जैक का कुछ भी देख लो बाबू, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस क्वेश्चन को और जैक बोर्ड को आपस में बहुत ज्यादा जो है लगाव हो चुका है। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, किसका निकालना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि बड़ा वाला जी का निकालना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का निकालना है, यानी कि क्या कह सकते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक नीचे इसका हिंदी में लिखा हुआ है बाबू, उसका विमीय सूत्र क्या होगा सर। तो उसका विमीय सूत्र निकालेंगे कैसे सर। अभी तो आपको बता दें कि उसका विमीय सूत्र सर ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन सवाल ये है कि सर कैसे होगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है F इक्वल्स टू G M1 M2 बाई R स्क्वायर। सर कौन से फॉर्मूला में पढ़े सर, यादें नहीं आ रहा है। आप पढ़े हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला में। ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा है कि जब हमारे पास दो मास होगा और r डिस्टेंस पे दोनों को अलग अलग रखेंगे तो दोनों मास के बीच में जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, वो क्या होगा, F इक्वल्स टू G M1 M2 बाई R स्क्वायर के बराबर होगा सर। इसमें हमको कैपिटल जी का डायमेंशन निकालना, कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बाबू, FR स्क्वायर बाई M1 M2 है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, बराबर बच कितना गया, कैपिटल जी। इसका तो चाहिए था और सारे का डायमेंशन पुट करो। F मतलब फोर्स का डायमेंशन होता है सर MLT-2, R बोले तो डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशन कितना होगा L स्क्वायर, क्योंकि ये R स्क्वायर है। और M1 M2 को बैठा दो, A 2 बार है तो पावर 2 इक्वल टू G। आइए सर इसको थोड़ा सहियार देते हैं, बढ़िया से सहियार दो। ऊपर है M, लिख दो M, ये पावर 2 गया ऊपर, तो ऊपर पहले से ऑलरेडी 1 था, ये माइनस हो जाएगा तो ये मिला -1। L के लिए आएंगे सर, 2 और 1 पावर कितना हो जाएगा इसका 3, यानी क्यूब हो गया, और T का पावर कितना है -2 इक्वल टू G। और जब आप इसको मिलाइएगा तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर जाएगा। क्लियर है बाबू, क्लियर है, देख लो बढ़िया से, समझ गए। M-1 L क्यूब T का पावर -2, ठीक है। ये था दूसरा क्वेश्चन। हम न सिर्फ क्वेश्चन को बता रहे हैं बल्कि एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, ताकि ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो सर कैसे डील किया जाए आप इसको भी समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सर, क्वेश्चन नंबर 3 सर देख लो, उसका हिंदी लिखा हुआ है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का डायमेंशन क्या होगा, समझ गए। तीसरा सवाल, और ये सवाल जो है काफी आसान क्वेश्चन है। ये सवाल जो है
बहुत ही हल्का सवाल पूछ दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारे विद्वान बालक जो हैं इन नॉट देखबे नहीं करते, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है पूछ रहा है, नहीं है। आपको बता दें कि किलोग्राम जो है ये हमारा यूनिट है बाबू, ये हमारा मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है? इंपल्स मतलब होता है आपका, देखो नीचे लिखा हुआ है सबका हिंदी, आवेग होता है, देखा पे लिखा हुआ है। इंपल्स मतलब क्या होता है? आवेग। ये भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि I इक्वल टू एफ इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम के बराबर होता है बाबू। घनत्व, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम के बराबर होता है, मास भी फिजिकल क्वांटिटी है, डेंसिटी भी फिजिकल क्वांटिटी है। ऊर्जा, एनर्जी भी फिजिकल क्वांटिटी है। जो किलोग्राम है सर, ये जो किलोग्राम है सर, ये हमको ना सर लग रहा है कि ई ना यूनिट है, डायमेंशन, सॉरी यूनिट है ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, भौतिक राशि नहीं, ये हमारा मात्रक है। क्लियर हो गया बात? तो ये मात्रक है, और ये सवाल न सिर्फ 2024 बल्कि ये सवाल 2022 में भी पूछा हुआ था बाबू। तो हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आ जाए या इसमें ऑप्शन चेंज कर दे। तो इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगला सवाल आइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है सर? क्या ही आसान सवाल पूछा है सर, इसे आसान सवाल क्या ही हो सकता है हम लोगों के लिए, अगर हम क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और एग्जाम देने बैठे हुए हैं, अगर थोड़ा बहुत पढ़ के कभी गए हैं, कॉपी किताब छुए हैं, ये सवाल हमसे बन जाएगा। Which SI unit is used to measure luminous intensity? सर ये luminous intensity की हिंदिया क्या होता है? इसका हिंदी है बाबू ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता मापने के लिए किस एसआई मात्रक का उपयोग करते हैं? हम लोगों ने टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज का स्टडी किया है। लेंथ जिसका यूनिट होता है मीटर, मास जिसका किलोग्राम, टाइम जिसका सेकेंड, टेम्परेचर जिसका एम्पियर होता है बाबू। और अगर हम बात करें आगे थोड़ा सा और आगे बात करें, करंट का होता है एम्पियर, टेम्परेचर के लिए क्या पढ़े? केल्विन, ठीक है ना। तो इस तरह से 7 में से एक आता है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? कैंडेला। कौन सा होता है? कैंडेला। आप लोगों ने याद भी रखा है, कैंडेला होता है सर। यानी ज्योति तीव्रता मापने के लिए किसका यूज करते हैं सर? कैंडेला का यूज करते हैं, कैंडेला का उपयोग करते हैं। क्लियर है यहां तक? अगला सवाल और 5वां सवाल क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ, एगो ऑब्जेक्ट है और फिक्स स्पीड से सर्कुलर पाथ पे गोले घूम रहा है बाबू। बताइए सर्कुलर पाथ पे जब घूम रहा है तो व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स वेलोसिटी? आप उसके वेलोसिटी के बारे में क्या कहेंगे? सर हम कुछ नहीं कहेंगे। हम क्यों कहेंगे? क्वेश्चन तो कह रहा है कि आपको कहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमेगा सर, और एक समान गति चल रहा है, जो चल रहा है एकदम आराम से चल रहा है, उसके वेग के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बात यह है सर कि चल तो रहा है स्पीड से, और आप पूछ रहे हैं उसके वेलोसिटी के बारे में। स्पीड से मतलब उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, और आप पूछ रहे हैं वेलोसिटी के बारे में। और वेलोसिटी या तो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर, क्या समझे? किस पर डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट पर, यानी विस्थापन पर। और आप बोले कि बदल क्या रहा है, उसका गति में बदलाव हो रहा है। तो गति में अगर वो चल रहा है, स्पीड दिया हुआ है, तो उसके वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो है वो भी बदलेगा ही बदलेगा। ठीक है ना? बात है स्पीड का, वेलोसिटी का बातें नहीं कर रहा है। तो वेलोसिटी क्या हो रहा है? यह बदल रहा है, यानी इट इज चेंजिंग। वेलोसिटी अगर आपका स्पीड अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बदलेगा, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया सर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ये क्वेश्चन सर बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया। क्या पूछा है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज वेक्टर? इसमें से कौन सा जो है ना सदिश राशि है? कौन सा एक सदिश राशि है? वेक्टर के बारे में हम लोग यही पढ़े सर। स्केलर का मतलब होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर का मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। तो क्या देखे हम लोग? स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय पे डिपेंड करता है सर। और डिस्टेंस हमारा स्केलर होता है, इसलिए स्पीड भी स्केलर होता है, डिस्टेंस तो अपना ही स्केलर होता है, और टाइम तो स्केलर ही है। वेलोसिटी जो है ये डिपेंड करता है सर डिस्प्लेसमेंट पर। वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पे, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। विस्थापन का मतलब कहां से? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु का। तो इसका आंसर क्या हो गया? वेलोसिटी। इसमें से कौन सा वेक्टर है सर? वेलोसिटी हमारा वेक्टर है। विस्थापन जो है, क्योंकि वही सदिश है, इसलिए वेग भी सदिश होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, और ये स्क्रीन पे जो सवाल आया है ये बहुत ही आसान सा सवाल है। और ये जो क्वेश्चन है ये जूम क्यों नहीं हो रहा है? हो गया।
आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा समझिएगा बाबू, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम आराम से समझो। Which equation of motion can be used to find the final velocity? अंतिम वेग प्राप्त करना है बाबू, अंतिम वेग प्राप्त करना है। और इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों को कुछ कुछ बात पे सर जोर डालना था। इसमें u होवत है, इसमें v होवत है, इसमें a होवत है, इसमें s होवत है और t होवत है बाबू। कुल मिला के 5 टर्म है जिसका हम लोग यूज करते हैं। u क्या डिनोट करता है सर? u डिनोट करता है प्रारंभिक वेग, बोले तो इनिशियल वेलोसिटी। v डिनोट करता है अंतिम वेग, बोले तो फाइनल वेलोसिटी। a डिनोट करता है एक्सेलरेशन, बोले तो त्वरण को। s डिनोट करता है सर विस्थापन को। इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप कंसेप्ट को समझ लेते हो तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। और t मतलब होता है टाइम यानी कि समय। निकालना क्या है? अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी, यानी v का बात कर रहा है। व्हेन इनिशियल वेलोसिटी मतलब u दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट मतलब s दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन मतलब a दिया हुआ है। इस पूरे वाक्य में, इस पूरे वाक्य में, इस पूरे कहानी में क्या नहीं है सर? टाइम नहीं है, कहीं पे टाइम दिया हुआ नहीं है। तो आइए पहला ऑप्शन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जब टाइम है ये नहीं है तो इक्वेशन वहां कैसे लगेगा सर? नहीं ना लगेगा। यहां भी t आ गया, नहीं लगेगा। तीसरा इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस टू ए एस, ये होता कहां है जो लगेगा? ये तो पूरा का पूरा इक्वेशन है गलत, ये तो होता ही नहीं है। चौथा ऑप्शन आइए, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्यों सही है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। गिवन डेटा पे ध्यान दो, दिए गए मान पे ध्यान दो बाबू। v निकालना था, बहुत बढ़िया बात है सर। u दिया हुआ है, हाँ दिया तो है, दिया तो है। a एक्सेलरेशन दिया तो है, s भी दिया है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया है। तो गिवन डेटा के हिसाब से इक्वेशन नंबर 4 ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, ऑल इज वेल। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है सर? 8 कह रहा है टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सर। दो सदिश है जिसका परिमाण बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है सर, डायरेक्शन अपोजिट है सर। जब दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बराबर हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, जैसे a तो माइनस ए, b तो माइनस बी, जब दोनों को ऐड करेंगे b माइनस बी 0, a माइनस ए 0, इसीलिए इसका रिजल्टेंट भी कितना होगा सर? 0, शून्य होगा। और क्यों शून्य होगा? दो सदिश का परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, तो उसका जो है रिजल्टेंट भी 0 होगा। क्लियर हो गए? आगे बढ़ जाएं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नोन एज। सर ऐसा ऐसा सवाल एग्जाम अगर पूछ दिया तो फिर हम लोग का तो चांदी ही चांदी है, आराम से बना लेंगे। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नोन एज। आपको बता दें कि वेक्टर जो हम लोग पढ़े थे, तो वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन में पढ़े थे कि दो तरह का प्रोडक्ट होता है, स्केलर वेक्टर, स्केलर वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट, एंड वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्योंकि पूछा स्केलर को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट बाबू। और अगर यही बोलता वेक्टर प्रोडक्ट तो उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस कब होता? जब यहां वेक्टर लिखा होता। क्रॉस कब होता? जब वेक्टर होता। डॉट कब होगा? जब ये हमारा स्केलर लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाइए सर। क्वेश्चन नंबर 10 सर हिंदी मीडियम में बता दीजिए, दो सदिशों के अदिश गुणनफल बाबू। अदिश गुणनफल जब होगा तो आपका आंसर बिंदु गुणनफल होगा, जब सदिश गुणनफल होगा तो क्रॉस गुणनफल होगा। दो तरह का मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशान होने का बात नहीं है, जो आपको बता रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत ही आसान सा बात है ये। और थोड़ा सा इसका जूमिंग कम कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में दिखे, नहीं तो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे नाराज हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। आइए प्रोजेक्टाइल मोशन का बात करते हैं। सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना सर सुना सुना लग रहा है, लेकिन सारा कुछ सुना सुना लग रहा है, नाम सुना हुआ है बाकी सब सुना है। प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन को हिंदी में प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जब किसी बॉडी को टू डायमेंशनल मोशन कराया जाए, जब किसी बॉडी को ऐसे करके और ऐसे फेंका जाए, ये हो गया इसका 2D मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। मतलब बॉडी एक्स एक्सिस में भी चले, बॉडी वाई एक्सिस में भी चले, इस तरह के मोशन को बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस वाले केस में जब बॉडी को ऐसे उठा के ऐसे फेंक देंगे तो क्या होगा? जब ऐसे फेंक देंगे एक्स एक्सिस के तरफ वाले को हॉरिजॉन्टल कहते हैं सर, और वाई एक्सिस तरफ वाले को वर्टिकल कहते हैं, वर्टिकल। हम क्या देख पा रहे हैं
कि प्रक्षेप्य गति में क्या हुआ, जब हम क्षैतिज घटक का बात करते हैं यानी हॉरिजॉन्टल का बात करते हैं, तो ये वेलोसिटी यहाँ 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 बढ़ते हुए दिख रहा है, यहाँ 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 घटते हुए दिख रहा है, और सिर्फ वर्टिकल वाले में बदलाव हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी क्षैतिज घटक कैसा रहता है सर, नियत रहता है। कैसा रहता है, नियत रहता है। अरे क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया क्या? चलिए आगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। बहुत बढ़िया सवाल है बाबू, ये ना हम कई बार अपने वीडियोस में क्वेश्चन को कराए हुए भी हैं, ठीक है ना, पहले ये कराए भी है और ये पिछले साल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन भी है, 2024 का शानदार सवाल। अ बॉल ऑफ मास m, ठीक है, स्ट्राइक्स अ रिजिड वॉल विद वेलोसिटी u। एक बॉल है और एक हमारा रिजिड वॉल हो गया, ठोस दीवार हो गया, ये हो गया दीवार, अमिताभ बच्चन वाला दीवार है, ठीक है, और इसमें एक बॉल जो है यहां से जाएगा और टकराएगा, u वेलोसिटी से जाकर टकराया और क्या कह रहा है, रीबाउंड विद सेम स्पीड, और u वेलोसिटी से वापस आ गया, लेकिन जब जाएगा वेलोसिटी पॉजिटिव, जब आएगा तो नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा सर, तो आगे समय वेलोसिटी माइनस u, आगे समय कितना, माइनस u, माइनस का है, अरे डायरेक्शन चेंज होगा ना, गया टकराया भी से तो आया तो डायरेक्शन चेंज है उसका, तो क्या ले लिए, माइनस। इंपल्स क्या होगा इसका, इंपल्स इंपार्टेड बताइए, द इंपल्स इंपार्टेड टू इट। तो हम लोग पढ़े सर I इक्वल टू होता है डेल्टा P, मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बोले तो PF माइनस PI, और I बराबर PF मतलब फाइनल मोमेंटम, तो M इंटू भी, फाइनल मतलब M इंटू भी, जब आ रहा था तो फाइनल हो गया भी, और आवे समय भी का मान कितना था, माइनस U, क्योंकि जब रिबाउंड होगा तो हो गया माइनस U, और इंटू जाने समय कितना था, m इंटू यू, m इंटू यू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो I इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा तो माइनस mu, माइनस mu, और यहाँ भी माइनस mu, तो I इक्वल टू कितना मिला, माइनस 2mu, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, माइनस 2mu। सर एक बात फिर से समझा दीजिए, सर एक बार समझा दीजिए कि माइनस ये आया कहां से। देखो ये फाइनल का बात कर रहे हैं, टकराया यू से, जब वापस लौटेगा ना बाबू, जब वापस लौटेगा ना बाबू, बढ़िया समझना, तो फाइनल वेलोसिटी कहलाएगा, क्योंकि रीबाउंड हो रहा है बाबू, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, जब डायरेक्शन चेंज होगा, जब डायरेक्शन चेंज होगा, जा रहा है यू से, तो आने से क्या हो जाएगा, माइनस यू, वेलोसिटी सेम है, डायरेक्शन चेंज है, तो माइनस का साइन लगा दिए, कोई दिक्कत है तो बोलो, बढ़ जाए आगे, चलो बढ़ जा रहे हैं, माइनस 2mu सही आंसर है। हिंदी में लिखा हुआ था कि m द्रव्यमान का गेंद दीवार से टकराया, कठोर दीवार, बहुत कठोर दीवार है, बहुत कठोर दीवार था, ठीक है ना, टकराने के बाद वापस आ गया। कैसे कैसे सॉल्व किए देख लो, कोई समस्या है कमेंट करके बताओ, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, कमेंट के माध्यम से ही बताऊंगा। जब हम हैं तो क्या गम है, और इसी हिसाब से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग 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 इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें से कौन सा है सर जो जड़त्व का नियम कहलाता है। जड़त्व का नियम से इतना आसान बात है, हम लोग बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, छोटा सा थे तबे पढ़े थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ को, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं मालिक, इसलिए पहला आंसर जाएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। सर ये लॉ ऑफ इनर्शिया कहता क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया 3 टाइप्स का होता है, और आप जब क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि सर इनर्शिया 3 टाइप्स का है, एग्जांपल पूछेगा, कोई पर्सन जा रहा है, सडन ब्रेक लगा, वो आगे गिर गया, ये कौन सी इनर्शिया का एग्जांपल है, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, 3 तरह का इनर्शिया होता है, 3 तरह का जड़त्व होता है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है सर। अगला सवाल नंबर 13 क्वेश्चन, नंबर 13 क्वेश्चन क्या कह दिया सर, सवाल पूछा चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, संवेग में परिवर्तन किसके द्वारा दिया गया है, संवेग में परिवर्तन किसके द्वारा दिया गया है, चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, आपको बता दें चेंज इन मोमेंटम I इक्वल टू एफ इंटू टी के बराबर होता है, और ये एफ इंटू टी बोले तो फोर्स इंटू टाइम, यानी बल गुना समय के बराबर होता है। जो I है, अगर दोनों में रिलेशन देखिएगा आप, मोमेंटम में और इंपल्स में, तो I इक्वल टू डेल्टा पी होता है, I इक्वल टू डेल्टा पी, और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं I हमारा एफ इंटू टी के बराबर है, तो एफ इंटू टी के बराबर यानी कि समय गुना बल। क्लियर है, अरे क्लियर है बोल, अरे जल्दी बोल, आगे बढ़ जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 14, अगला सवाल। सर बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, बड़ा हो गया तो क्वेश्चन बढ़िया बात है, और साफ साफ दिखेगा, और साफ पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 जो है न्यूमेरिकल है। आइए देखते हैं, अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम, मास कितना 10 ग्राम, मास 10 ग्राम, 10 ग्राम द्रव्यमान है सर, और फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, तैर रहा है, पानी पे तैर रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि तैर रहा है,
द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉर्क इज, कितना फोर्स लगेगा। ये सर तो तैर न रहा है, कहां तैर रहा है, जब तैर रहा है एम मास का बॉडी है, और तबे न तैरेगा जब नीचे कितना लगेगा एम जी, और पनिया लगाएगा ऊपरे आर, आर बोले तो बुयंट फोर्स, फोर्स ऑफ बुयंसी लगा रहा मालिक, जब फोर्स ऑफ बुयंसी लगाएगा, जब दोनों बराबर होगा तबे तैरेगा। अगर एम जी बड़ा होगा तो नीचे डूब जाएगा, एम जी बड़ा होगा तो नीचे डूब जाएगा, लेकिन जब दोनों बराबर होगा, जब दोनों बराबर होगा तबे तैरेगा, और जब दोनों बराबर होगा तो नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स तो जीरो लगेगा, और जितना लगाया नीचे उतना लगा दिया ऊपर, बात बराबर, मैटर क्लोज। आंसर कितना आ गया इसका, जीरो। अरे क्लियर है, क्लियर है सर, क्यों जीरो, हम मन में नहीं करेंगे तो फिर से समझो एक बार। 10 ग्राम मास था, ये पानी पे तैर रहा है, तो अभी न तैरेगा जब नीचे फोर्स लगाया, और ये नीचे से पानी भी इसके ऊपर फोर्स लगाया, जब दोनों फोर्स बराबर तो जीरो। और अगर सर जो ऊपर से लगा रहा है ज्यादा होता तो डूब जाता नीचे, और नीचवा वाला होता ज्यादा तो ऊपर चल जाता, लेकिन तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, मतलब दोनों फोर्स बराबर है, इक्वल है। अब तो मान लो, तो मानना पड़ेगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, एनर्जी इज जो ऊर्जा है क्या होता है सर, कोई पूछने का सवाल है। एनर्जी जो है कैपेसिटी टू डू वर्क को एनर्जी कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो मान लो ऑप्शन नंबर ए सही है, अरे मान लो कि सही आंसर है, क्योंकि सही है तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये बात हम लोग को सर बहुत सुकून देता है, तो क्लास 9th में भी पढ़े थे, 11th में भी पढ़े थे, अभी तो 11th में ही है इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल सर, रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है ना हमको थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा बाबू। रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है ना पावर कहलाता है, समझ लो, पावर कहलाता है। वर्क बाय टाइम को हम लोग पावर कहते हैं, कितने देर में कितना काम को पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 16वां सवाल क्या कहता है सर, जल्दी बताइए ना सर, बहुत टाइम सर ले रहे हैं आप, सुबह लोग को पनवेल निकलना है। चलिए पूरा कंप्लीट करते हैं थोड़ा जल्दी से। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट्स, क्या पूछ दिया, क्या ही पूछ दिया है, आजा देख लेते हैं सवाल क्या कहता है। एरिया किसका किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। सर ई कह रहा है फोर्स, अभी कह रहा है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बोले तो कार्य, डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन। जब बात ऐसा हो, और जब बात ऐसा हो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब पूरा जो एरिया रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या देगा, वर्क देगा सर, कार्य देगा सर, वर्क डन आंसर होगा, कार्य आंसर होगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का एरिया हमें वर्क देता है, कार्य देता है। क्लियर है बाबू, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, और ये सवाल जो है बहुत ही आसान सा सवाल है, और ये सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है 1 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए, मात्र 1 नंबर के लिए। सर सारा सवाल तो 1 नंबर का है सर, हाँ 1 नंबर का सारा सवाल तो है ही बाबू। इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन यानी पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर है। अप्रत्याश टक्कर कब होता है, अप्रत्याश टक्कर कब होता है, जब दो बॉडी आए, टकराए और एक में चिपक जाए। क्या हो जाए, आए, टकराए और चिपक जाए, तो कहलाता है क्या, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहलाता है बाबू। और जब इनइलास्टिक कोलिजन होगा, जब दोनों में टक्कर होगा, जब दोनों आपस में टकराएगा और टकरा के दोनों जब चिपक जाएगा, यानी कि वो दोनों एक साथ सेम वेलोसिटी से जाएगा, और अगर सेम वेलोसिटी से जाएगा उसका मतलब जो है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी उसका कंजर्व रह चुका है, क्योंकि अगर वो दोनों एक साथ चिपक के आगे मोशन कर रहा है मतलब उसके पास अभी भी काइनेटिक एनर्जी है। बात क्लियर हो गया, उसके पास अभी भी काइनेटिक एनर्जी है, इसीलिए एक साथ चिपक के मोशन करेगा, यानी उसके पास सिर्फ और सिर्फ गतिज ऊर्जा संरक्षित है, बाकी कुछ भी संरक्षित नहीं है। 17 का आंसर नंबर बी। क्लियर है, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, 18 कहता है इफ एन एथलीट डज 500 जूल ऑफ वर्क, एक एथलीट जो है 500 जूल का काम करता है सर और 4 सेकंड में करता है, तो बताइए कि उसका आउटपुट पावर कितना होगा, उसका आउटपुट पावर कितना होगा। 500 जूल का काम कर रहा है सर, पावर इक्वल टू हम लोग जानते हैं वर्क डन बाय टाइम होता है, वर्क कर रहा है 500 जूल का और समय लग रहा है 4 सेकंड का, तो आउटपुट पावर इसका हो गया कितना, 125 हो गया आंसर, 125 वाट, 125 वाट इसका आंसर हो गया। यानी शक्ति जो है, यदि कोई एथलीट 4 सेकंड में 500 जूल काम करता है, उसकी शक्ति क्या होगी, शक्ति बोले तो पावर, और पावर होता है वर्क डन बाय टाइम, किया गया कार्य बटा समय, कार्य कितना है तो 500 जूल का, समय कितना लगा तो 4 सेकंड का। क्लियर हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था सर, इतना आसान क्वेश्चन देता है एग्जाम में तब वो आप लोग टेंशन लेते हैं। बताइए सर ऐसा पूछ देगा 2025 में तो हम लोग गर्दा नहीं उड़ा देंगे, उड़ा देना है गर्दा, क्वेश्चन पूछेगा ही आसान। आ जाओ अगला सवाल, अगला सवाल क्या है,
द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सर, हिंदी आप बता ही दीजिए। आ जाओ देख लो, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग, तो आपको बता दें, आपको बता ही देते हैं, सुन लो ध्यान से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं सर हम लोग आई से, आई से, एंगुलर वेलोसिटी डिनोट करते हैं ओमेगा से, और अगर हम इसके आंसर को चेक करें तो ये एंगुलर मोमेंटम के बराबर है, और एंगुलर मोमेंटम जो है हमारा इसको डिनोट करते हैं एल से, और एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा के बराबर होता है, एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा के बराबर होता है, और एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा में क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, दोनों के गुना के बराबर होगा। क्लियर हो गया, चलिए फिर आगे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या देखें यहाँ से हम लोग, ये क्लियर हो गया सर कि एंगुलर मोमेंटम जो है हमारा वो आई इंटू ओमेगा के बराबर होता है, मल्टीपल के बराबर होता है। अगला सवाल, तो आइए देखते हैं अगला सवाल, 20वां सवाल क्या कहता है, द यूनिट ऑफ जो है रेडियस ऑफ गायरेशन, यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, परिभ्रमण त्रिज्या का मात्रक क्या होता है बाबू, मीटर मात्रक होता है, इसका मात्रक मीटर ही होता है। सवाल ये है, सवाल क्या है, सवाल है कि यूनिट ऑफ जो है रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। सर जब हम मास को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके एक्सिस के अलोंग, जब मास को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक्सिस के अलोंग, तो वो हम उसको मेजर करते हैं मीटर के फॉर्म में, और ये हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो होता है वो रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाता है। क्लियर हो गया बात, बढ़ जाए आगे यहाँ से। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, कहता है कि जो हमारा घूर्णन गतिज ऊर्जा है सर, जो हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर किसका होता है, इसको समझ लीजिए बढ़िया से आप, कि ये जो है आपका आई इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई 2 के बराबर होता है। आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, आई मतलब हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा मतलब हो गया एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, और उसका जस्ट हाफ होता है, यानी कह सकते हैं हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी बाबू जो घूर्णन गतिज ऊर्जा है वो हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। आगे बढ़ जाए यहां से, अगला सवाल, और क्वेश्चन नंबर 22 क्या क्या, 22, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, किसका, सॉलिड सिलेंडर का सर, जिसका मास m है और रेडियस है उसका वो बताना है r है, ठीक है। तो हमको बताना ये सर कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर हिंदी में पढ़े तो क्या कहता है, द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है, एक ठोस बेलन भी है, तो बताइए कि उसके अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इस पे थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा ना तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा। अगर नॉर्मल बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो हाफ mr स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का बात करें तो इसमें हम mr स्क्वायर और ऐड कर देते हैं, और अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का बात करें तो हमको ये 3mr स्क्वायर के बराबर मिलेगा, और अगर सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन का बात करें देन इट विल बी इक्वल्स टू हाफ इनटू mr स्क्वायर, वेयर m इज द मास एंड r इज द रेडियस। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। अगला सवाल है बाबू, और सवाल है, क्या है सवाल, कौन सा नियम, अरे कौन सा नियम क्या बताता है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है। आपको बता दें which law describes the orbit of planets around the sun। हम लोगों ने कोई भी प्लैनेट जो सन के चारों रिवॉल्व करता है उसके लिए जोहान्स केपलर नाम के साइंटिस्ट ने केपलर नियम और 3 नियम दिया था। द केपलर फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट, केपलर सेकेंड लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ एरिया, एंड द केपलर थर्ड लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ टाइम पीरियड। केपलर का प्रथम नियम को हम लोग कहते हैं क्षेत्र क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पीरियड बोलते हैं। तो ये हो गया केपलर्स लॉ, केपलर का तीनों ही नियम जो है हमारा वो लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ एरिया, ऑफ लॉ ऑफ जो है हमारा एक्सप्लेन करता है, तीनों लॉ के बारे में बताता है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। 1 किलो चीनी कहां खरीदना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है सर। अब 1 किलो चीनी खरीदने के लिए क्या आप पोल पे जाने के बारे में सोचेंगे क्या, 1 किलो चीनी खरीदने के लिए क्या आप इक्वेटर पे जाएंगे क्या, और अगर आप जाने के लिए तैयार हैं तो आइए आपको समझा देते हैं आपको कहां फायदा होगा। जब बात करते हैं इस तरह से, मान लीजिए आपका अर्थ है और अर्थ इज जस्ट लुकिंग लाइक संतरा, अर्थ आपको संतरा जैसा दिखता है सर, यहां से जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग कहते हैं पोल, और ये वाला कहलाता है बाबू आपका इक्वेटर। इक्वेटर क्योंकि यहां से यहाँ का डिस्टेंस ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि जब ये डिस्टेंस ज्यादा है तो उस केस में जी का वैल्यू कम हो जाएगा। जब जी का वैल्यू कम हो जाएगा इक्वेटर के पास
तो अगर हम वहां पे खरीदते हैं शुगर तो आपको उसका जो मास है वो ज्यादा मिलेगा, ज्यादा वेट मिलेगा उसका, और वेट इक्वेटर पे ज्यादा होता है, इसलिए 1 किलोग्राम अगर हम यहाँ पे खरीदते हैं तो आपको फायदा होगा। इसलिए आप अगर चीनी खरीदना हो दुकान मत जाइएगा, डायरेक्ट आप इक्वेटर पे पहुंच जाइएगा, ठीक है, और आप वहां से 1 किलो चीनी खरीद के वापस आ सकते हैं। ये मेरा नहीं, क्वेश्चन का कहना है, समझ गए। तो 1 किलो चीनी खरीदना है तो कहां से लाभदायक होगा, रिलायंस मार्ट से खरीदना लाभदायक होगा अगर आपको वहां पे ऑफर मिलता है तो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूछ रहा है सर। क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ खाली स्थान फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है बता दे, क्या कॉन्टैक्ट फोर्स है क्या? नहीं सर, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो बॉडी के बीच में काम करता है, दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस कितना हो। कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है, इसका आंसर होगा लॉन्ग रेंज फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स 2 स्टार के बीच में लग सकता है, 2 प्लैनेट्स के बीच में लग सकता है, यानी बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स है, लंबे लंबे डिस्टेंस पे ये काम करता है, इसलिए कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा लॉन्ग रेंज फोर्स है। अगला, यानी क्या हिंदी में कहता है सर, लंबी दूरी का बल है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है? लंबी दूरी का बल है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला सवाल है, द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज। द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज का मतलब यह है क्या, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रत्यानयन बल को किस रूप में जाना जाता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो ऊपर से हम प्रत्यानयन बल लगाते हैं उसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं बाबू, स्ट्रेस कहते हैं, याद रखिएगा, स्ट्रेस कहलाता है सर। इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं क्या, ये हमारा प्रतिबल कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है, ठीक है। अगला 27, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट। हुक का क्या नियम था सर? बहुत ही आसान सा नियम था, इनका कहना था जो स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल होता है किसका? स्ट्रेन का। दैट मींस इफ वी इंक्रीज द स्ट्रेस देन स्ट्रेन आल्सो विल बी इंक्रीजेस, दिस इज हुक्स लॉ। और फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा, स्ट्रेस जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस जो हमारा वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, यानी हुक का क्या कहना था कि जो प्रतिबल है वो विकृति का अनुक्रमानुपाती होता है सर। तो इस बात को हम समझ गए। और क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, जो लिक्विड का प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है? तो आप इस बात को पढ़े थे कि जितना लिक्विड में, जैसे एक बॉटल है, अगर मान लो इस बॉटल में हम कहीं पे छेद कर देते हैं तो जितना ऊपर छेद करिएगा बॉटल में ना, उसका पानी का प्रेशर उतना कम रहेगा, और जितना आप नीचे छेद कीजिएगा उतना उसका पानी दूर तक जाएगा। यही बात यहाँ पे क्या कहता है कि अगर लिक्विड कॉलम ज्यादा है, अगर पानी में हाइट ज्यादा है, जो पानी भरा हुआ है वो ज्यादा प्रेशर नीचे लगाता है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिक्विड प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पे। अगर ऊंचाई ज्यादा है, ज्यादा हाइट तक पानी भरा हुआ है तो ज्यादा प्रेशर लगाता है वो, यानी कि वो हाइट पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको हिंदी में समझे तो हिंदी में कह रहा है क्या कि तरल दाब निर्भर करता है किस पर, तो तरल स्तंभ की ऊंचाई पर, कितना हाइट तक पानी भरा है, जितना ज्यादा हाइट होगा उतना उसका प्रेशर ज्यादा होगा। ये बात हम लोग पढ़े भी हैं और क्लास में इस पे हम लोग प्रैक्टिकल करके देखे भी थे, ठीक है। अगला 29 कह रहा है, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ। सरफेस टेंशन का जो यूनिट होता है वो यानी पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है बाबू किसके बराबर होता है? तो ये इसका जो आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा ये है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। इसको आप यहां से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, काफी आसान है ये। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है सर कि इन विच सब्सटेंस डज कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक प्लेस। आप लोग पढ़े हैं कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट ट्रांसफर करने का 3 मेथड होता है। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड कंडक्शन, और इस मेथड में हम लोग क्या पढ़े थे सर कि इसमें जो एक पार्टिकल से बगल वाले पार्टिकल्स पे फोर्स लगाता है, बगल ला उसके बगल ला पे, बगल ला उसके बगल ला पे, बगल ला उसके बगल ला पे, और अगल बगल फोर्स लगाते 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 आगे बढ़ जाता है। ये मेथड होता है कंडक्शन मेथड, और ये आपका होता है सॉलिड बॉडीज में। दूसरा होता है कन्वेक्शन मेथड, ये आपका लिक्विड और गैस में होता है, ये होता है आपका लिक्विड और गैस में, इसमें पार्टिकल्स एक्सचेंज होते रहते हैं। और तीसरा था रेडिएशन मेथड, और रेडिएशन मेथड इसके लिए कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है, नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, कोई माध्यम नहीं चाहिए। किसके लिए? कौन सा मीडियम के लिए? अगर क्वेश्चन पूछा रेडिएशन मेथड तो दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। पूछा कन्वेक्शन तो लिक्विड और गैस, और यहां पूछा क्या है? कंडक्शन, तो इसका आंसर क्या होगा? सॉलिड। क्लियर हो गया बात? ठोस होगा बाबू, ठोस होता है। किसी पदार्थ में उष्मा स्थानांतरण चालन विधि से, ये चालन विधि हम लोग क्या होता है? चालन विधि ठोस में आपका होता है, ठीक है, सॉलिड में होता है। चलिए अगला 31, which of the following material has the highest specific heat capacity। आपको बता दें कि जितना भी आपको दिख रहा है इसमें से वाटर का सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है।
वाटर का सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, और आप कह सकते हैं क्या, किसका आंसर क्या होगा, वाटर, पानी, जिसका अप्रॉक्स 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, वाटर, यानी पानी का होता है सबसे ज्यादा। क्या होता है सर, तो पानी का विशिष्ट उष्माधारिता सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू, कह सकते हैं आप, बर्फ, लोहा, कांच, सबसे अगर कंपेयर करेंगे, सबसे तुलना करेंगे, पानी का ज्यादा होता है। The zeroth law of thermodynamics leads to the concept of zeroth law of thermodynamics। उष्मा गतिकी का शून्य कोटि नियम जो है किसके अवधारणा पे है, ये आपके टेम्परेचर के अवधारणा पे है। ये सिंपल सा कहता है कि अगर दो बॉडी जो कि पहले से हिट है, उसके कांटेक्ट में तीसरा बॉडी को अगर हम लाएंगे तो तीनों बॉडी में हीट ट्रांसफर कर जाएगा और तीनों बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है, यानी कि टेम्परेचर ट्रांसफर पे ये काम करता है, उष्मा के स्थानांतरण पे ये कार्य करता है। ठीक है, अगला सवाल जो है इसका आंसर क्या जाएगा, टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है सर, इन अ साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम इज। साइक्लिक प्रोसेस में, चक्रीय नियम में कार्य कितना होता है, तो चक्रीय नियम मतलब चक्र पूरा होगा, और साइकिल तब पूरा होता है जहां से बॉडी चले वापस घूम के वहीं पहुंच जाए, और बॉडी जब चलेगा वापस घूम के वहीं पहुंच जाएगा तो किया गया कार्य शून्य, जीरो ना हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, शून्य। यानी क्या कह सकते हैं, चक्रीय प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, तो शून्य होता है, जीरो होता है। ठीक है, कोई काम हो भी नहीं करता है। आपको बोले जाओ यहाँ से रिडमा चौक सामान लेके और आप गए और फिर वापस घूम फिर के हमको यहीं पे दिख रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि आप पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर लिया और कार्य आपने किया ही नहीं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल ऑफ गैस का, वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को याद रखिएगा क्या, कि जो सर गैस के अणुओं का जो औसत गतिज ऊर्जा है, गैस के अणुओं का जो औसत गतिज ऊर्जा है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो तापमान के यानी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हो गया। अगला सवाल 35 नंबर क्वेश्चन, क्या ही आसान सवाल है सर, क्या ही आसान सवाल मिल गया ये तो। इफ कार टायर्स आर हॉट, 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 अगर कार का जो टायर है गर्म हो जाए तो बताइए प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन देम वुड बी, तो उसके अंदर का प्रेशर में क्या होगा। कोई भी बॉडी जब गर्म होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है उनको बाहर से मिल जाता है हीट एनर्जी, और एनर्जी मिलने के बाद ये प्रकृति का नियम है, कोई भी शांति नहीं बैठता है, एनर्जी जब लेगा तो छटपटाना शुरू कर देगा, यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स आपस में वाइब्रेट करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, जिसके चलते उसका प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर बढ़ेगा, यानी दाब में वृद्धि होगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, उसका हाई हो जाएगा। बात समझ गए, तो उसका प्रेशर हाई हो जाता है जब कार टायर क्या होता है, कार का टायर अगर गर्म होता है तो। 36 नंबर क्वेश्चन, which of the following quantities remains constant for simple harmonic oscillator। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में इसमें से कौन सा जो है आपका, कौन सा जो है क्वांटिटी वो कांस्टेंट होता है, तो आपको बता दे इसका हिंदी में क्या कह रहा है कि सरल आवर्त 2 लीटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहती है, तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है डिस्प्लेसमेंट। सही आंसर क्या है इसका, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, 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 हिंदी कहां गया, हिंदी कहां गया, हिंदी कहां गया, विस्थापन। यानी जब कोई बॉडी सरल आवर्त 2 लीटर करता है तो उसके लिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, वो नियत रहता है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को समझ के रखिएगा बढ़िया से ध्यान में। Which of the following is necessary condition for SHM? SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इलास्टिसिटी, जो आपका प्रत्यास्थता है, बॉडी का जो वाइब्रेट करना है, जो टू एंड फ्रो मोशन करना है, स्ट्रेच करेंगे वापस आएगा, स्ट्रेच करेंगे वापस आएगा, ये कंपलसरी है, जरूरी है, तब भी आपका SHM होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। Which physical quantity does the amplitude of SHM represent? क्या कह रहा है इसमें, Which physical quantity does the amplitude of SHM represent? इसका मतलब है SHM का आयाम किस भौतिक राशि को दर्शाता है, तो इसको बता दें कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है, या विस्थापन को दर्शाता है, क्योंकि बॉडी अपने स्थान से वाइब्रेट करता है, अपने स्थान से इसका स्टेट चेंज होता है, उसके स्थान में परिवर्तन होता है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या, अधिकतम विस्थापन जो है उसी को दर्शाता है। अगला सवाल, What type of wave are produced in a vibrating string or organ pipe? जब ऑर्गन पाइप, जैसे आप बांसुरी कुछ बजाते होंगे या गिटार बजाते हैं, तो उसके ऑर्गन पाइप जो होते हैं वो किस तरह का वाइब्रेशन दिखाता है, उसके स्ट्रिंग में, धागा में, स्ट्रिंग में कैसा वाइब्रेशन होता है, तो उसके धागा में ट्रांसवर्स वेव होता है, उसके धागा में ट्रांसवर्स वेव होता है, और पूरे पाइप में लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। धागा में ट्रांसवर्स वेव होता है, यानी कि क्या कह रहा है, अनुप्रस्थ तरंग किसके डोरी में हो जाएगा, और पूरे ऑर्गन पाइप में, ठीक है ना, ऑर्गन पाइप में अनुदैर्ध्य तरंग जो है उसके अंदर विकसित हो जाता है।
अगला सवाल और आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 40, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बीट। बीट के फॉर्मेशन के लिए, बीट्स के फॉर्मेशन के लिए, इसका मतलब क्या कह रहा है हिंदी में, ध्वनि तरंग का कौन सा गुण जो है विषमंद बीट के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति, यानी जो आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है बीट्स के फॉर्मेशन के लिए। तो ये कुल जो है 40 क्वेश्चन, 40 प्रश्न का मैंने डिस्कशन किया है। आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल गए 40, और हमारे प्लेलिस्ट में पहले से ही 2022 2023 दोनों ये भी क्वेश्चन अवेलेबल है। दोनों क्वेश्चन बताए गए हैं, पूरे के पूरे सॉल्व किए गए, एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आप 2022 और 2023 के वीडियो को पहले जरूर देख लीजिएगा। 2024 का वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके पास PYQ पिछले 3 साल का कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ 2024 के लिए जो मॉडल पेपर आया था वो भी हमारा अपलोड किया गया इस चैनल पे। तो आप अगर ये सारे वीडियोस को देख लेते हैं तो आपका क्लास 11th का जो एग्जाम है बहुत बढ़िया जाने वाला है और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करने वाले हैं। फिर मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।